गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि यूनिट 10 है। यूनिट 10 में बहुत सारे आयोग दिए गए हैं जो कि एमपीपीसीएस के सिलेबस से जुड़ा हुआ है, और उन सभी आयोग को हम एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज हम आयोग पढ़ने वाले हैं वो भारत का निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आयोग होते हैं ये कितने तरह के आयोग होते हैं, इन चीज़ों को हम थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर मैंने लिया है ये परीक्षा धाम की बुक से लिया हुआ है। अगर आपको परीक्षा धाम की बुक लेनी हो तो आप उसे भी क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं अपने पढ़ने के लिए। तो आयोग जो होता है, ये अगर हम देखें तो ये आयोग जो है वो एक संस्था होती है। आयोग जो है वो एक संस्था होती है, और आयोग जो है वो जो संस्थाएं होती हैं ये दो तरह की होती हैं, एक संवैधानिक संस्था और एक गैर संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था क्या होती है फ्रेंड्स? तो संवैधानिक संस्थाएं हम उनको कहते हैं जिनका उल्लेख संविधान में देखने को मिलता है। तो ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में है उसे संवैधानिक संस्था कहा जाता है। और इनमें अगर हमको संवैधानिक संस्थाओं में कोई भी या संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े हुए किसी भी चीज़ पर या किसी भी अनुच्छेद पर हमको क्या करना है, बदलाव करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। तो इनमें किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इन संस्थाओं के लिए संविधान में भाग और अनुच्छेद का प्रावधान है, क्योंकि फ्रेंड्स हमको पता है कि हमारे संविधान में जो भी चीज़ें दिए गए हैं वो कहाँ दिया हुआ है, भाग में दिए गए हैं, अलग अलग पार्ट्स में दिए गए हैं और अलग अलग आर्टिकल्स में दिए गए हैं। और क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है तो इसलिए इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलेगा, संविधान में देखने को मिलेगा। और जब संविधान में देखने को उल्लेख मिलेगा, अगर समय के अनुसार हमें कभी भी इसमें कोई बदलाव करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। और संविधान में कहाँ, क्योंकि ये भाग में और अनुच्छेद में दिए हुए हैं, तो संविधान में कहाँ बदलाव आएगा, भाग और अनुच्छेदों में क्या आएगा, बदलाव आएगा। तो ऐसी संस्थाओं को हम क्या कहते हैं, संवैधानिक संस्थान कहते हैं, जो कहाँ दिए हुए हैं, ऑलरेडी हमारे संविधान में इनके बारे में प्रावधान दिया हुआ है। जैसे अगर हम फ्रेंड्स देखें तो भारत चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत चुनाव आयोग भी आप जानते हैं फ्रेंड्स हमारे संविधान में दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये जितने भी आयोग हैं ये हमारे कैसे आयोग हैं, ये हमारे संवैधानिक आयोग हैं। तो हम जानते हैं कि संवैधानिक आयोग किसको कहते हैं, ऐसे आयोग जिनका वर्णन कहाँ दिया गया है, संविधान में दिया गया है। और ये सभी जो हमारे आयोग हैं, जो हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है, हमें आगे चल के पढ़ना भी है। तो ये सभी आयोग क्या हैं, ये जो 6 आयोग हम देख रहे हैं ये सभी आयोग जो हैं संवैधानिक आयोग हैं या संवैधानिक संस्थान हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अच्छा, एक संस्था तो संवैधानिक हो गई, दूसरी संस्था कैसी होती है, तो दूसरी संस्था जो है वो गैर संवैधानिक संस्था होती है। दूसरी संस्था जो है वो गैर संवैधानिक संस्था होती है। और गैर संवैधानिक संस्था दो तरीके से होती हैं। गैर संवैधानिक का सीधा सा मतलब है जिनका जो प्रावधान है या जिनके बारे में उल्लेख हमको मूलतः संविधान में देखने को नहीं मिलता है। तो अब जब हमको संविधान में देखने को नहीं मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, गैर संवैधानिक संस्थाएं। ये जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं ये दो तरह की होती हैं, एक सांविधिक होती है और एक संविधानेतर संस्था होती है। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं कि सांविधिक संस्था किसको कहते हैं। सांविधिक संस्था किसको कहते हैं, इंग्लिश में से स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहते हैं। तो सांविधिक संस्थाएं जो होती हैं, ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संसद या विधान मंडल द्वारा कानून बनाकर किया जाता है, एक्ट बनाकर किया जाता है, ऐसी संस्थाओं को क्या कहा जाता है, सांविधिक संस्थाएं कहा जाता है। जिनका निर्माण संसद या विधान मंडल द्वारा कानून बनाकर किया जाता है उसे कौन सी संस्था कहा जाता है, सांविधिक संस्था। पहले से हमारे संविधान में नहीं है, अब उसको लाना है। क्यों? क्योंकि आज ज़रूरत है। जैसे हम बात करते हैं वुमेन कमीशन की, औरतों पर इतना अत्याचार हो रहा था, समय के अनुसार औरतों के लिए या औरतों के सशक्तिकरण के लिए
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमें एक आयोग लाना पड़ा, एक संस्था लानी पड़ी, और वो संस्था पहले से तो हमारे संविधान में नहीं दी गई थी। तो अब कैसे उसको लाते? तो उसको संसद या विधानमंडल के द्वारा नियम कानून बनाकर लाया गया। तो ऐसी संस्थाओं को क्या कहा जाता है? सांविधिक संस्था कहा जाता है। इसका वर्णन संविधान में किसी भाग या अनुच्छेद में नहीं किया गया है। अब जैसे हम बात करें कि कौन है, हमने बात किया कि क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है, तो जब संविधान में ही उल्लेख नहीं है तो भाग या अनुच्छेद की तो कोई बात ही नहीं आती है। अब हम बात करते हैं, तो अब सांविधिक संस्था के बारे में हमने बात देखी। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं सांविधिक संस्थाओं के बारे में। तो हम राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखते हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये जितने भी आयोग दिए गए हैं ये कैसी संस्थाएं हैं? सांविधिक संस्थाएं हैं। ये हमारे संविधान में नहीं थे, इनको संसद के द्वारा क्या किया गया है? कानून बनाकर इनका प्रावधान लाया गया है। और अगर हम कुछ राज्य स्तरीय अगर हम सांविधिक संस्थाओं को देखें तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, फिर मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। तो ये सारे जो आपने फ्रेंड्स संस्थाएं देखी, ये कैसी संस्थाएं हैं? ये सांविधिक संस्थाएं हैं। ये कैसी संस्थाएं हैं? सांविधिक संस्थाएं हैं। अब हम बात करते हैं संविधानेतर संस्थाओं के बारे में। अगर हम फ्रेंड्स बात करें संविधानोत्तर संस्थाओं की, तो ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है किंतु यह संविधान के आदर्श का क्या करती हैं? पालन करती हैं। संविधान के आदर्श का क्या करती हैं? पालन करती हैं। मतलब संविधान में नहीं है लेकिन ये क्या करती हैं? संविधान के आदर्श का क्या करती हैं? पालन करती हैं। इनका निर्माण मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। ये जो संविधानेतर संस्थाएं होती हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, इनका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। इनमें संसद या विधानमंडल के द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई एक्ट अधिनियम से नहीं लाया जाता है, मंत्री परिषद के द्वारा इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। जैसे आज के टाइम पे आप देखते होंगे नीति आयोग है जो कि योजना आयोग को हटाकर लाया गया, नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया। ना ही इसके लिए कोई एक्ट है, कोई अधिनियम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मंत्री परिषद के द्वारा क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। और ये संविधान के आदर्शों का क्या करते हैं फ्रेंड्स? पालन करते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं और गैर संवैधानिक संस्थाएं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, संवैधानिक संस्थाएं क्या हैं? जिनका उल्लेख हमको संविधान में देखने को मिलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। और गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या हैं? जिनका उल्लेख हमको संविधान में देखने को नहीं मिलता है। सांविधिक संस्थाएं जो संसद है या विधानमंडल कानून बनाकर लाता है, और वहीं पर संविधानेतर संस्थाएं जो हैं वो मंत्री परिषद के द्वारा क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। यहाँ पर कोई कानून बनाकर ये ऐसी संस्थाओं को नहीं लाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम संविधानेतर संस्थाओं में देखें तो नीति आयोग। अब आज जो फ्रेंड्स हम पहला आयोग अपना कंप्लीट करने वाले हैं वो कौन सा है? भारत निर्वाचन आयोग। आज जो हम पहला अपना आयोग कंप्लीट करेंगे वो भारत निर्वाचन आयोग है। अब हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 15 में, क्योंकि हमको पता है भारत निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है, तो ये संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन व्यवस्था का हमको क्या दिया गया है? वर्णन मिलता है। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन व्यवस्था का वर्णन दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग का क्या है? प्रावधान है। जब आप आर्टिकल 324 देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक संवैधानिक संस्था मिलेगी। कौन सी संवैधानिक संस्था का उल्लेख मिलता है? भारत निर्वाचन आयोग। तो हमने देखा भाग 15 आर्टिकल 324 से 329। 324 में किसका प्रावधान है? भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अब हम बात करें भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को इस आयोग की, इस संस्था की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। और अगर हम संरचना की बात करते हैं तो संरचना की बात करें तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इनका कार्यकाल
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगर ये अपना कार्यकाल 6 वर्ष पूरा कर लेते हैं तो इनका रिटायरमेंट आ जाएगा। अगर ये 6 वर्ष नहीं भी कंप्लीट करते और इनकी आयु कितनी पूर्ण हो चुकी है, 65 वर्ष की आयु ये पूर्ण कर चुके हैं, तो इनका कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त माना जाता है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम देखते हैं वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 326 में है। तो राइट टू वोट जो है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 326 में दिया गया है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो कौन थे, सुकुमार सेन थे। और प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी। वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, राजीव कुमार हैं। और अन्य निर्वाचन आयुक्त हमने पढ़ा था ना फ्रेंड्स कि 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन है, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। अब एक समिति बनाई गई थी, तारकुंडे समिति। इसका संबंध किससे है, चुनाव सुधार से है। तो तारकुंडे समिति जो है उसका संबंध किससे है, चुनाव सुधार से है। और राष्ट्रपति के संबंध में चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा जो है, राष्ट्रपति के संबंध में चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो वो विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या होगा, किया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि भारत निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। तो फ्रेंड्स जितने भी चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, अगर हम स्थानीय निकाय चुनाव की बात छोड़ दें तो बाकी जितने भी चुनाव हो, चाहे वो राज्य के चुनाव हो चाहे केंद्र के चुनाव हो, वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य काम क्या है, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के क्या करवाना, चुनाव करवाना। क्या स्थानीय निकायों का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करता है, नहीं, वो काम किसका होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का। अब इनका दूसरा काम क्या है, मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट रेडी करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मान्यता देना, ये किसका काम है, ये भारत निर्वाचन आयोग का काम है। चुनाव आचार संहिता जारी करना, चुनाव के इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को जारी करने का काम किसका होता है, भारत निर्वाचन आयोग का होता है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो अगर न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया गया है तो उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है, अयोग्य घोषित कर सकता है। तो ये निर्वाचन से प्रमुख कार्य जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं भारत निर्वाचन आयोग से। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो ये प्रथम आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। और कुल कितने चरणों में हुआ था, 68 चरणों में ये क्या हुआ था, खत्म हुआ था। और प्रथम वोट कहा जाता है जो दिया था इस चुनाव में, प्रथम वोट जिसका पड़ा था वो कौन थे, श्याम शरण नेगी थे, जो कि कहाँ से थे, हिमाचल प्रदेश से थे। और लोगो, ये जो भारत निर्वाचन आयोग है इनका जो लोगो बनाया गया था वो लोगो किसने दिया है बनाकर, अमिताभ पांडे ने दिया है। फ्रेंड्स हर एक फैक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करते जाइएगा। अभी नेक्स्ट जो हम देखेंगे संवैधानिक प्रावधान देखेंगे। हमने देखा है कि भारत निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है संविधान में वो भाग 15 में 324 से 329 तक है दिया गया है। तो अब हम हर आर्टिकल्स को देखते हैं कि आर्टिकल 324 में क्या कहा गया है, 324 में क्या कहा गया है। तो चुनाव आयोग नियुक्ति, चुनाव से संबंधित कार्य, दायित्व, निर्देशन व नियंत्रण का प्रावधान, नियुक्ति एवं कार्यकाल, ये सब कहाँ दिया गया है, 324 आर्टिकल में दिया गया है। तो अब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वो कौन से रैंक का अधिकारी होता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो आईएएस रैंक का क्या होता है, अधिकारी होता है। वो आईएएस रैंक का क्या होता है, अधिकारी होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
हमने पढ़ा था कि चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, चाहे अन्य दो निर्वाचन आयुक्त हो, दोनों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा वहीं तक इनका कार्यकाल क्या रहता है? लागू रहता है। और नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे इनके वेतन में एक बार नियुक्ति हो गई, उसके बाद इनके वेतन में किसी भी प्रकार से कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है। तो कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ताकि ये स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकें? अपना कार्य का निर्वहन कर सके। अब हम बात करते हैं संरचना के बारे में कि कौन कौन होते हैं। तो अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो हम जानते हैं कि जो आर्टिकल 324 की क्लॉज 2 में अगर हम देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त जो राष्ट्रपति क्या करेगा? निर्धारित करेगा। तो मतलब कि एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और उसके अलावा कितने और आयुक्त होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति निर्धारण करता है। जिस हिसाब से काम बढ़ता जाता है उस हिसाब से निर्वाचन आयुक्त की क्या की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दी जाती है? नियुक्ति कर दी जाती है। जैसे मूलतः मतलब अगर संविधान में हम देखें तो एक ही सदस्य हुआ करता था। इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त में कितने सदस्य थे? एक सदस्य था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में ये सदस्य की संख्या क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। क्योंकि फ्रेंड्स हमको पता है कि उस वर्ष क्या किया गया था, जो वोट देने का जो राइट था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और इस वजह से काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। 1990 में पुनः ये जो सदस्य संख्या थी घटाकर कितनी कर दी गई? 1 कर दी गई। और 1 अक्टूबर 1993 से पुनः कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का वर्णन ना ही संविधान में है और ना ही किसी अधिनियम में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका अगर हम योग्यता का वर्णन देखते हैं तो ना ही संविधान में है और ना ही क्या है? अधिनियम में दिया गया है। और अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछे कि आप अगर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करनी है या निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे, ये निर्धारित कौन करता है? तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। और किससे? वो थोड़ा सलाह लेंगे, किससे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श करेंगे, और उसके बाद अगर उनको लगता है कि इसे ज़रूरत है तो वो क्या कर देते हैं? सदस्यों की संख्या को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 325 की। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली से सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग या इन जो भी आधार दिए गए हैं, इन आधारों पर कोई भी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए किसी भी तरीके से कभी भी अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। ये कोई भी आपका ये जो है ये आइडेंटिटी नहीं दर्शाता है, तो इन आधारों पर आपको कभी भी अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 325 में दिया गया है। अब आर्टिकल 326 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा के विधानसभा का राज्य की विधानसभा का चुनाव हो, ये जो चुनाव होंगे वो किस पर आधारित होंगे? वयस्क मताधिकार पर। मतलब जिस भी पर्सन की या जिस भी इंडिविजुअल की, जिस भी व्यक्ति की उम्र जो है वो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है वो वोट दे सकता है। और ये उम्र 21 वर्ष थी पहले, ये 21 वर्ष से कब 18 वर्ष की गई? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में ये जो उम्र थी 21 वर्ष, इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। और ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 28 मार्च 1989 को। तो 28 मार्च 1989 को क्या हुआ कि ये 18 ईयर्स जो था वो क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तो लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर क्या होगा? आधारित होगा। तो अगर फ्रेंड्स कभी भी पूछे कि राइट टू वोट जो ये दिया गया है, एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है कि ये कहाँ? 326 आर्टिकल में वयस्क मताधिकार की बात कहाँ की गई है? कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो आर्टिकल 326 में की गई है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 327 की। तो आर्टिकल 327 में हम क्या देखते हैं? संसद निर्वाचन संबंधी विषयों जैसे निर्वाचक नामावली,
परिसीमन आदि हेतु क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो संसद को कानून बनाने की शक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 327 में। आर्टिकल 328 में क्या कहा गया है कि संविधान व संसद नियमों के अधीन रहते हुए राज्य अपने विधानसभा चुनाव हेतु क्या कर सकते हैं, कानून या नियम बना सकते हैं। तो संविधान और संसद ने जो भी नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करते हुए राज्य अपने विधानसभा चुनाव के लिए क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। अब अगर हम बात करें चुनाव आयोग के कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में, तो हमने कार्य तो पहले ही पढ़ा था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल के चुनाव कराना ये किसका काम होता है, तो ये काम होता है चुनाव आयोग का। चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना के अनुसार संभव है। तो चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण हर 10 वर्ष में जब जनगणना होती है उस आधार पर होता है। तो चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना ये किसका काम होता है, चुनाव आयोग का काम होता है। राष्ट्रपति द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की क्या करता है, घोषणा करता है। तो चुनाव की जो अधिसूचना है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और चुनाव आयोग जो है वो मतदान की तिथियों की कब कब वोटिंग्स होंगे ये चीज़ों की घोषणा कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का काम किसका है, चुनाव आयोग का है। राजनीतिक दलों को विशेष चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना और मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ये सभी कार्य एवं शक्तियां हैं किसकी, चुनाव आयोग के। अब निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी को नियुक्त करना। अगर निर्वाचन के संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ये जिम्मेदारी होगी किसकी, निर्वाचन आयोग की, कि वो जांच के लिए क्या करे, एक अधिकारी को क्या करे, नियुक्त करे। संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना कि संसद सदस्यों की निर्भरता मतलब संसद के कौन से सदस्य एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो इन सभी से संबंधित मामलों से संबंधित राष्ट्रपति को क्या देते हैं, जो निर्वाचन आयोग होता है या निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो राष्ट्रपति को क्या देना, सलाह देना, उनका क्या है, कार्य है। रैगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द करना, ये भी किसके हाथ में है, भारत निर्वाचन आयोग के हाथ में। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के चुनाव अभियान की खर्च सीमा के मतलब कितना खर्च किया जाएगा। राजनीतिक दल है, आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज है, ये तो मनमाना खर्चा करती हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा पैसे खर्च ना करें, क्योंकि जो जितना पैसा लगाता है उस हिसाब से क्या होता है, लोग क्या हो जाते हैं, उस हिसाब से उनको वोट देते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग ने क्या किया है, निर्धारित कर रखा है कि राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को कि चुनाव अभियान की खर्च सीमा कितनी होगी। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के बाद निर्वाचन कराए जाए या नहीं। तो अगर किसी भी राज्य में क्या चल रहा है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और 1 वर्ष क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, तो वो कौन, जो भारत निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति को क्या देंगे, सलाह देंगे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन चुनाव के लिए जारी किया जाए या नहीं दिया जाए। तो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं उसके बारे में, है ना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, त्याग पत्र या भारत निर्वाचन आयोग या आयुक्तों के उनको हटाने के बारे में। तो त्याग पत्र अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से, जैसे हमने देखा कि नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त हस्ताक्षर सहित लिखित त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त चाहते हैं कि हमें त्याग पत्र देना है तो वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उसी तरह से हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस तरीके से हटाया जाता है, तो सेम वैसे ही प्रक्रिया है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। अगर किसी को हटाया जा रहा है तो उसके आधार क्या है, या तो कोई साबित कदाचार कुछ उसने किया है और वो साबित हो चुका है न्यायालय में, या तो दिवालिया घोषित होने पर, या पदावधि के दौरान अन्य स्थान पे, मतलब पहले से ही वो किसी और स्थान पे भी क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, रोजगार कमा रहा है। तो पदावधि के दौरान अन्य स्थान पर अगर कोई नियोजन कर रहा है तो इन 3 आधारों पर उसको उसके पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है।
अब फ्रेंड्स, अब बात करें हटाने की प्रक्रिया की, किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो मतलब जितने लोग दोनों सदनों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में जितने लोग उपस्थित हैं उनकी कुल संख्या का 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत चाहिए होगा। और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% बहुमत होना चाहिए। तो मतलब सदन में जितने लोग बैठे हैं उसका पहला तो 50% बहुमत, और प्लस जितने सदस्य हैं, कुल सदस्य का 50% बहुमत, प्लस जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं उसका कितना, 2/3 सदस्यों का क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, मतलब इनको हटाया भी कैसे जाता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरीके से। आधार कैसा है, या तो वो अक्षम हो, अपना कार्य करने पर करने के लायक नहीं हो, या अपना कार्य सही से नहीं कर रहा हो, और या तो फिर कोई कदाचार के चक्कर में वो क्या हो चुका है, साबित हो चुका है उसका कदाचार। और ये जो प्रक्रिया है ना, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, महाभियोग। आपको पता है फ्रेंड्स कि जब कुल सदस्य का 50% प्लस उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत जहां पर लगता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, जो कि मोस्टली कहां पे, राष्ट्रपति के समय पे भी क्या होती है, यही प्रक्रिया चलती है। तो इस प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन ये शब्द, जो महाभियोग शब्द है, ये केवल और केवल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी और के लिए नहीं। तो इसलिए कभी प्रश्न पूछे फ्रेंड्स कि क्या जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, क्या उनको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, तो हाँ, हटाया जाता है। लेकिन जो महाभियोग का शब्द है ना, वो केवल और केवल किसके लिए प्रयोग होता है, वो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने भी संवैधानिक प्रावधान थे उनको क्या कर लिया है, पढ़ लिया कि किस तरीके से उनकी नियुक्ति होती है, किस तरीके से उनको हटाया जा रहा है, कौन से अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान लिखे गए हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जो हम मनाना शुरू किए हैं, वो कब से, 2011 से किया है हमने। और ये ऐसा क्यों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग को कौन सा दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा मिला था। जो ये निर्वाचन आयोग है, इसको हमारे संविधान में क्या दी गई थी, जगह दी गई थी। 2021 में जो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी, वो क्या था, सभी मतदाता बने सशक्त और जागरूक। और वहीं आज अगर हम देखें 2022 में, तो चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, ये क्या है, थीम है किसकी, ये हमारे राष्ट्रीय मतदाता दिवस की क्या है, थीम है। 2022 की थीम क्या है, चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। अब हम बात करते हैं चुनाव में प्रयोग होने वाली स्याही। जो चुनाव में जब वोट दे के आते हो तो आप ब्लू कलर की आपको एक स्याही देखने को मिलती है। तो चुनाव में जो प्रयोग होती है स्याही, वो किससे बनी होती है, तो वो सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। और यह स्याही पैराबैगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट रेस के संपर्क में आने पर त्वचा पर क्या छोड़ देती है, दाग छोड़ देती है। और यह स्याही का जो निर्माण है, ये कहाँ होता है, कर्नाटक की मैसूर पेंट्स एवं वार्निश लिमिटेड द्वारा क्या किया जाता है, इस स्याही का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं वर्तमान में, अगर हम राजनीतिक पार्टी के बारे में बात करें, या जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो वो कौन कौन सी हैं। एक है तो बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। ये 6 पार्टियां हैं जिनको आज के समय पे क्या दिया गया है, राष्ट्रीय पार्टी का, नेशनल पार्टी का क्या दिया गया है, सम्मान दिया गया है। अब चुनाव आयोग का फैसला क्या है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो हैं वो क्षेत्रीय पार्टी गिनी जाएंगी। वो नेशनल पार्टी नहीं, वो कौन सी पार्टी में आएंगी, वो क्षेत्रीय पार्टी में आएंगी। चीज़ समझ में आई कि ये जो 6 ये जो आप पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हो, इसको नेशनल, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, इसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा
दर्जा दिया गया है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि राजनीतिक पार्टी का दर्जा पाने के लिए आपके पास कम से कम ये 3 शर्तें जो हैं वो क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए कि उस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में, कोई भी पार्टी अगर उसको नेशनल पार्टी बनना है तो उस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट हासिल करना चाहिए। तो 6% वोट क्या करना चाहिए? हासिल करना चाहिए। लोकसभा की कुल सीटों की 2% सीटें 3 राज्यों को में हासिल करें। तो लोकसभा की कुल सीटों की 2% सीट 3 राज्यों से क्या करना चाहिए? हासिल होनी चाहिए। और कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। तो अगर ये 3 शर्तें पूरी करते हैं तभी उनको क्या मिलेगा? राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो राजनीतिक पार्टी का दर्जा के लिए फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि उस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों के लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट क्या करना चाहिए? हासिल करना चाहिए। और लोकसभा की कुल सीटों के 2% सीट 3 राज्यों में क्या होनी चाहिए? हासिल होनी चाहिए। और कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तभी अगर इन तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी करते हैं तो उन्हें कौन सी पार्टी का दर्जा मिल जाता है? राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों की सूची के अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन कौन बन चुके हैं। तो सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनके बाद बने KVK सुंदरम, इसके बाद SP सेन वर्मा, उनके बाद डॉक्टर नगेंद्र सिंह, फिर T स्वामीनाथन, उनके बाद HL शकधर। 6वें नंबर पे कौन बने? शकधर। तो हम फिर से फ्रेंड्स इसको अगर देखें, सुकुमार सेन, उसके बाद बने सुकुमार सेन के बाद सुंदरम बने, सुंदरम के बाद SP सेन वर्मा, वर्मा के बाद नगेंद्र सिंह के बाद T स्वामीनाथन के बाद SL शकधर। इनके बाद जो बने वो कौन थे? RK त्रिवेदी के बाद RBS पेरी शास्त्री, फिर श्रीमती VS रमादेवी, TN सेशन, फिर मनोहर सिंह गिल, JM लिंगदोह, TS कृष्णमूर्ति, BB टंडन, N गोपाल स्वामी, नवीन चावला। फिर इसके बाद फ्रेंड्स साहबुद्दीन याकूब कुरैशी, VS संपत, HS ब्रह्मा, नसीम जैदी, अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। फ्रेंड्स ये इतने नाम हैं, ये अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली याद नहीं हो सकते, बट कभी कभी क्वेश्चंस इस तरीके से पूछता है कि कौन इनमें से मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो नहीं रहे हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि आप 1 से 2 बार आप बार बार नज़रों के सामने से फेरेंगे तो ये चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी, इनको रटना नहीं पड़ेगा। तो 1-2 बार आप क्या करेंगे? 2 बार 3 बार आप रीड करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, थोड़ा दिमाग में बन जाएगा। और एक ट्रिक से सोचिएगा तो जल्दी याद होगी आपको ये चीज़ें। तो ये रही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों की सूची। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग के द्वारा कुछ ऐप जारी किए गए हैं। वो ऐप कौन से हैं? सी विजिल ऐप। आचार संहिता की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लाया गया है? सी विजिल ऐप लाया गया है। और सुगम ऐप, इसमें प्रत्याशियों की ओर से उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों की जानकारी आयोग के पदाधिकारियों को क्या मिलेगी। तो इसमें प्रत्याशियों के ओर से उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों की जानकारी किसको दी जाएगी? आयोग के पदाधिकारियों को मिलेगी। किस ऐप से? सुगम ऐप से। और समाधान ऐप, निर्वाचन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1950 क्या किया गया? 1950 क्या किया गया है? जारी किया गया है। कहाँ? समाधान ऐप में। सुविधा ऐप, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की विभिन्न औपचारिक अनुमति के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? सुविधा ऐप जारी किया गया है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि जो वोटिंग के समय जो मशीन्स का यूज किया जाता है वोटिंग के लिए, उन मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला EVM या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो EVM का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में कहाँ किया गया था? केरल के पारूर विधानसभा में किया गया था। तो EVM का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM का सबसे पहला प्रयोग 1982 में केरल के पारूर क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। और मध्य प्रदेश में EVM का जो सबसे पहले बार प्रयोग था वो
1998 में किया गया था। और 2004 में ईवीएम का प्रयोग संपूर्ण रूप से क्या किया गया था, आम चुनाव में किया गया था, लोकसभा के चुनाव में किया गया था। ईवीएम का निर्माण जो है, ईवीएम मशीन का जो निर्माण है वो कहाँ हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है, बेंगलोर में, तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद से इनका क्या किया गया है, ईवीएम का निर्माण किया गया है। और ये जो मशीन है इसको डिज़ाइन किसने किया है, आईआईटी बॉम्बे के दो प्रोफेसर एजी राव और रवि पुवैया के द्वारा इस मशीन का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो दो इकाइयों से बनी होती है। एक जो होती है वो कंट्रोल यूनिट होती है और एक बैलेटिंग यूनिट होती है। ईवीएम को बिजली की ज़रूरत नहीं होती है। ईवीएम मशीन में 64 से अधिक प्रत्याशियों को क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। ईवीएम मशीन में 3840 वोट क्या किए जा सकते हैं, डाले जा सकते हैं एक ईवीएम मशीन में। अब दूसरी मशीन के बारे में बात करते हैं, वीवीपैट, या जिसका फुल फॉर्म क्या है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। 2013 में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो ईवीएम में क्या रहती है, अटैच रहती है। मतलब ये वीवीपैट को सबसे पहले 2013 में कहाँ यूज़ किया गया था, नोकेन क्षेत्र है नागालैंड विधानसभा में, और 2019 में लोकसभा के चुनाव में, और 2017 में गोवा में पूर्ण रूप से क्या किया गया था, इस वीवीपैट मशीन का क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। इसकी सहायता से मतदाता अपने डाले हुए वोट को क्या कर सकता है, देख सकता है। इससे उसे संतुष्टि होती है कि मैंने जिसको वोट दिया है मेरा मत उसी को मिला है। तो ये किसके बारे में था फ्रेंड्स, ये वीवीपैट मशीन के बारे में था। अब हम बात करते हैं परिसीमन आयोग की। इसका प्रावधान आर्टिकल 82 में है। अगर हम संविधान में बात करते हैं तो परिसीमन आयोग के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 82 में बताया गया है, किसी देश या एक विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों या विधानसभा या लोकसभा की सीट की सीमाओं को तय करने या फिर से परिभाषित करने का कार्य क्या होता है, इसी कार्य को क्या कहा जाता है, परिसीमन कहा जाता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होता है या रिटायर्ड क्या होता है, जज होता है। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग के क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। भारत में अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग क्या किया जा चुका है, गठित किया जा चुका है। पहला 1952 में प्रथम परिसीमन आयोग, फिर 1962 में दूसरा परिसीमन आयोग, तीसरा 1972 में और चौथा 2002 में। तो अभी तक कितनी बार परिसीमन आयोग गठित किया जा चुका है, 4 बार परिसीमन आयोग को क्या किया जा चुका है, गठित किया जा चुका है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा वो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होगा। क्या प्रावधान कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 82 में दिया गया है, और इसका काम क्या होता है, तो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की, जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनकी सीमाओं को तय करना या फिर से उसमें कोई भी बदलाव करना ही क्या कहलाता है, परिसीमन कहलाता है। अब फ्रेंड्स हम कुछ छोटे पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे चुनाव सुधार के लिए कुछ समितियां गठित की गई थी उनके बारे में। तो पहली समिति जो चुनाव सुधार के लिए गठित की गई थी वो कौन सी समिति थी, तो वो के संथानम समिति थी। के संथानम समिति को गठित किया गया था 1962 में। ये के संथानम समिति किस लिए थी, तो निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हता क्या हो, इस चीज़ के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, संथानम समिति बनाई गई थी। और समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का क्या हो, परिसीमन हो। अभी फ्रेंड्स हमने पढ़ा परिसीमन क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का क्या करना, निर्धारण करना या उसमें पुनः बदलाव करना ही क्या कहलाता है, परिसीमन कहलाता है। तो परिसीमन के लिए और न्यूनतम आयु के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, के संथानम समिति बनाई गई थी। के संथानम समिति किससे संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है। दूसरी समिति तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति कब बनाई गई, 1974 में बनाई गई। वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष करना, ये किसके द्वारा किया गया, तारकुंडे समिति के द्वारा ये बात लाई गई। और राइट टू रिकॉल की क्या की गई थी, सिफारिश की गई थी। राइट टू रिकॉल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आपके द्वारा कोई भी चुना हुआ अगर हेड है, आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो जनता अगर चाहे तो उन्हें पुनः क्या कर सकती है, दोबारा से उसको उसके पद से बाहर निकाल सकती है। तो ये क्या कहलाता है, राइट टू रिकॉल कहलाता है। तीसरी समिति दिनेश गोस्वामी समिति कब आई थी, 1990 में आई थी।
ईवीएम का प्रयोग संबंधी सिफारिश जो दी थी वो किसने दी थी? दिनेश गोस्वामी समिति ने दी थी। और मतदाता पत्र में फोटो युक्त होनी चाहिए कि जो वोटिंग लिस्ट होती है उसमें क्या होना चाहिए? फोटो लगी होनी चाहिए। ये किसने बताया था? दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा ये बातें रिकमेंड की गई थी। और लोकसभा चुनाव के लिए सरकारी निधि का क्या हो? निर्माण हो। टीएन सेशन समिति के द्वारा 1992 में बनी थी। एक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ना क्या हो? प्रतिबंधित हो। ये बात किसके द्वारा की गई थी? ये सिफारिश टीएन सेशन समिति के द्वारा लाई गई थी। बोहरा समिति 1993 में आई थी। राजनीतिक के अपराधीकरण के छानबीन के लिए, मतलब कि अगर राजनीति कोई भी अपराधीकरण हो रहा है तो राजनीति अपराधीकरण के छानबीन के लिए कौन सी समिति लाई गई थी? बोहरा समिति लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1993 में। इंद्रजीत गुप्त समिति 1998 में लाई गई थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाए। चुनाव व्यय हेतु सार्वजनिक कोष का क्या हो? सृजन हो। ये बात किसके द्वारा की गई थी? इंद्रजीत गुप्त समिति के द्वारा की गई थी 1998 में। और 2011 में जीवन रेड्डी समिति आई थी। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय विलय पर क्या हो? प्रतिबंध हो। ये बात किसने की थी? ये बात कि ये सिफारिश किसने की थी? जीवन रेड्डी समिति ने की थी 2011 में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कुछ चुनाव सुधार के लिए गठित की गई क्या थी? समितियां थीं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि आचार संहिता क्या होती है। तो आचार संहिता चुनाव समिति द्वारा बनाया गया वो दिशा निर्देश है। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? आचार संहिता कुछ भी नहीं, एक दिशा निर्देश है जिससे सभी राजनीतिक पार्टी को मानना क्या होता है? अनिवार्य होता है। आचार संहिता के द्वारा पार्टियों की कार्य प्रणाली पर क्या की जाती है? नज़र रखी जाती है। और ये जो आचार संहिता लागू कब से कब तक होती है? चुनाव की तारीख से समाप्ति तक। प्रथम बार आचार संहिता जो लागू की गई थी वो कहाँ? केरला में। और 1962 में फिर लोकसभा के लिए भी क्या किया गया था? यूज़ किया गया था। अब हम बात करते हैं नोटा के बारे में। नोटा प्रथम प्रयोग स्थानीय चुनाव कहाँ किया गया था? छत्तीसगढ़ में 2009 में। फिर चुनाव आयोग ने 2009 में सुप्रीम कोर्ट से नोटा जोड़ने की क्या की थी? अपील की थी। 2013 में पहली बार दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में इसका क्या हुआ था? इस्तेमाल हुआ था। और ईवीएम में जो नोटा बटन होता है वो कौन से रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं चुनाव कितने तरीके के होते हैं। तो पहला चुनाव जो होता है वो क्या होता है? आम चुनाव। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में संसद और विधानसभा हेतु कराए जाने वाले चुनाव, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आम चुनाव कहते हैं। और जो प्रतिनिधि का चुनाव है वो पूर्ण अवधि के लिए होता है कि मतलब वो अगर 5 साल के लिए आया है तो वो 5 साल के लिए चुना जा रहा है। एक होता है उपचुनाव। सदस्य की अगर क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है, त्यागपत्र दे दिया है या क्या हो गया है? अयोग्य घोषित होने पर खाली हुई सीट पर क्या कराए जाते हैं? उपचुनाव कराए जाते हैं। और प्रतिनिधि का चुनाव शेष कार्यकाल मतलब कि बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है। और एक होता है मध्यवर्ती चुनाव। संसद या विधानसभा के सामान्य अवधि से पहले भंग होने पर मध्यवर्ती चुनाव कराए जाते हैं। मतलब अगर भंग हो गया है, संसद या विधानसभा क्या हो गई? भंग हो गई है, उस समय कौन से चुनाव करवाए जाते हैं? मध्यवर्ती चुनाव करवाए जाते हैं। और स्थानीय निकाय चुनाव जो होते हैं वो निगम, नगर पालिका, पंचायत जैसे आदि में शामिल जो चुनाव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्थानीय निकाय चुनाव कहलाते हैं। और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रतिनिधियों को सीधे छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए संबंधित लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? चुना जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपना जो भी भारत निर्वाचन आयोग का इम्पॉर्टेंट फैक्ट था वो क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। तो हम कल दूसरे आयोग के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अगर ये क्लास आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।